पैरानॉर्मल स्टडीज के अनुसार प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करना जरूरी होता है। इसके लिए साउंड हीलिंग और कुछ खास क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है। समुद्री नमक भी ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद करता है। प्रशिक्षित मीडियम के जरिए आत्मा से संवाद कर उसे प्रकाश की ओर मार्गदर्शन देना या ध्यान और प्रार्थना के जरिए आत्मा को शांति और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना भी एक तरीका है। कुछ मामलों में हिप्नोथेरेपी या आध्यात्मिक थेरेपी से भी मुक्ति संभव होती है। ये सब उपाय गहरी समझ और सावधानी के साथ ही किए जाने चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। आज हम पढ़ेंगे सत्यव्यास के उपन्यास उपकौलकाता का अंतिम अध्याय। अगर आपको हमारा यह उपन्यास रोचक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अंतिम भाग की ओर। फिर वही रात। अक्सर जो बातें दिन में नहीं कही जा सकती वो बातें रात का इंतजार करती हैं। अक्सर चेतन जिन पुरकशिश कामों पर रोशनी नहीं डालता वह रात के अंधेरे में पूरी होती है। आज ऐसी ही रात थी। कहते हैं कि जब भगवान को कुछ कहना होता है तो बिजलियां चमकती हैं और जब शैतान को कुछ बताना होता है तो तेज तेज हवाएं चलती हैं। आज लगता था दोनों ही जोर आजमाइश पर थे। इसलिए रात के दूसरे और तीसरे पहर के बीच का वह वक्त जिसे प्रेत बेला कहते हैं, में जोर की हवाओं के साथ साथ बिजलियां भी कड़क जाती थीं। प्रेत बेला में जहां तर्कों का शासन नहीं चलता, ठीक उसी वक्त दो साए पटरी के आसपास नजर आए थे। उनमें से एक साया मोहिनी का था और दूसरा साया रुद्र का। सारे जरूरी सामान से भरा बैग मोहिनी के पास था। मोहिनी ने एक समतल जगह देखकर एयर बैग उतार दिया। रुद्र को यहाँ लाने से पहले ही वह उसके काम की जानकारी दे चुकी थी। एयर बैग में से सबसे पहले उसने AMF मीटर निकाला और उसे पटरियों से थोड़ी दूरी पर रख दिया। मीटर ने अभी कोई कंपन नहीं दिखाया। इसका सीधा अर्थ था कि आसपास किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही थी। उसने एक कंपास रुद्र के हाथ में देकर उसे उसी पेड़ के नीचे बिठा दिया जहां उस रोज सिद्धार्थ बैठा था। तत्पश्चात मोहिनी ने अपने बैग से एक पारदर्शी पॉलिथीन में भरा सफेद उड़द का घोल निकाला और उससे एक बड़ा सा चक्र रच दिया। उस चक्र में ही उसने दो छोटे छोटे चौमुखी दीपक रख दिए। रुद्र यह सब देखकर हतप्रभ था और भयभीत भी, मगर उसके करने को कुछ था भी नहीं सिवाय देखने के। जो कुछ करना था मोहिनी कर रही थी और बड़े करीने से कर रही थी। दीपक रखकर वह आसपास कुछ ढूंढने लगी। अचानक ही रुद्र ने देखा कि वह जिधर बढ़ी जा रही थी उधर ही झाड़ियों में से दो जोड़ी आंखें चमक रही थीं। रुद्र ने उस ओर देखा तो वह आंखें आगे बढ़ आईं। यह वही कुत्ता था जो उस रोज भी तीनों को दिखा था। मोहिनी उस ओर बढ़ी और उसके माथे को सहलाते हुए कहा, जा, आज तेरी भी मुक्ति। कैसा आश्चर्य! कुत्ता जैसे इंसानी भाषा समझ गया और पीछे घूम झाड़ियों में ही गायब हो गया। मोहिनी ने उसी झाड़ियों में से एक लंबा सा डंडा तोड़ा और वापस गोले में लौट आई। उसने फिर डंडे के सिरे पर एक लाल कपड़ा बांधकर उसे गोले के बीचों बीच गाड़ दिया और उसी घेरे में बैठ गई। उसने अपने दोनों पांव आगे किए, दोनों पांव के अंगूठों को कच्चे लाल धागे से बांधकर जोड़ दिया और पांव पीछे कर वज्रासन की स्थिति में बैठ गई। उसका काम अब शुरू होने को था, मगर उसके करने से पहले दो और काम पूरे हो जाने थे। पहले काम के लिए सिद्धार्थ और चेतन 3 घंटे पहले ही आ चुके थे। सिद्धार्थ पटरियों पर सीधा चला जा रहा था। सिद्धार्थ के हाव भाव देखकर चेतन यह तो समझ गया था कि कुछ करने वाला है, लेकिन क्या यह तो बस सिद्धार्थ जानता था या फिर वक्त। इसलिए आंखों से कुछ भांपता हुआ वो भी पटरियों पर दबे पांव आगे बढ़ता रहा था। अचानक कुछ दूर चलने के बाद सिद्धार्थ रुक गया। उसने नीचे झुककर कुछ देखा और अब आराम से बैठकर प्लायर्स से कुछ खोलने लगा। भाई, तू क्या कर रहा है?
चेतन ने पूछा। हालांकि सिद्धार्थ जो कुछ कर रहा था वह उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मगर यह जरूर देख रहा था कि कुछ खतरनाक है। सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। भाई तू कर क्या रहा है? चेतन ने फिर पूछा। धीरे बोल, फिश प्लेट खोल रहा हूँ, सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। मतलब तू पटरी उखाड़ रहा है? चेतन ने देखते जानते हुए भी पूछा। नहीं, बाल उखाड़ रहा हूँ, और ये भी साला नहीं उखाड़ रहा। जा जल्दी से बैग से बड़ा बड़ा रेंच लेकर आ, सिद्धार्थ ने प्लायर से जोर लगाते हुए भी धीमे से कहा। ये सब क्या है? चेतन ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। जल्दी से रेंच निकालो, चिल्लाओ नहीं, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। साले पूरा प्लान करके आए थे और बताए भी नहीं। गुस्से की उस अवस्था में चेतन लगभग फुफकार रहा था, जैसे बताने पर तुम क्या कर लेते। चल अब जल्दी करो, रेंच लेकर आ। कहते हुए सिद्धार्थ ने प्लायर से ही जोर लगाया तो पहला फिश प्लेट खुल गया। सिद्धार्थ ने फिर दूसरी तरफ की भी फिश प्लेट थोड़ी मशक्कत के बाद खोल दी। भाई तू समझ भी रहा है कि क्या कर रहा है? गाड़ी पलट सकती है यार। बिजलियों की चमक में ही सिद्धार्थ ने देखा कि यह कहते हुए चेतन के माथे पर पसीना उभर आया है। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब्र कर, इतना बेगरक नहीं हूं कि भूत को बचाने के लिए इंसानों की बलि चढ़ा दूं। देख आया हूं, इस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी है, उसके जाने के बाद ही कोई पैसेंजर या दूसरी गाड़ी आएगी। तो मालगाड़ी क्या भूत चलाते हैं? वह भी इंसान ही चलाते हैं मेरे भाई, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए ही पूछा। बात समझ, उधर देख, वो बत्ती दिख रही है, सिद्धार्थ ने सिग्नल की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, लाल पड़ी हुई है, चेतन ने इशारे की जानिब देखते हुए कहा। रेलवे का ट्रैक एंड सिग्नलिंग इतना इफेक्टिव है कि ऐसी किसी भी गड़बड़ी का पता फौरन लग जाता है। मतलब कोई ट्रेन इस पर नहीं आएगी? नहीं, जब तक कि यह फिश प्लेट फिर से लगाकर ट्रैक चेक नहीं कर लिया जाता, कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। थैंक गॉड, चेतन ने लंबी सांस खींचते हुए कहा और फिर अचानक ही बोल पड़ा। तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? मोहिनी तो वहां हमारे भरोसे। फायदा हुआ कि अब ट्रेन गुजरने में देर होगी और हमें देरी से ही काम है। यह जगह नज़दीकी स्टेशन से आधे घंटे की दूरी पर है। ट्रैक ठीक होते होते भी 1.5-2 घंटे लगेंगे, तब तक भोर हो जाएगी, मोहिनी का काम हो जाएगा। फिर भी भाई ये गलत काम है, इसको ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। हम जा कहाँ रहे हैं? सिद्धार्थ ने निश्चिंतता से कहा। मतलब यह है कि स्टेशन मास्टर को खबर कर देंगे कि पटरी टूटी हुई है और यहीं रहकर देखेंगे, सिद्धार्थ ने फिर निश्चिंतता से कहा और चेतन की ओर देखा। चेतन के चेहरे पर अब भी परेशानी के भाव थे। सिद्धार्थ ने उसे भांपते हुए जब स्टेशन मास्टर को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी, तब चेतन को थोड़ी राहत मिली। फ़ोन रखने के बाद दोनों पटरी से हटकर साथ लगे झाड़ियों में सिगरेट जलाकर घंटे बीतने का इंतजार करने लगे। और ठीक इसी घड़ी, जब घड़ी ने रात के 3 बजाए, हॉस्टल के लड़के उस काली रात की बूंदाबांदी के बीच हॉस्टल की छत पर इस तरह जमा हो गए जैसे कोई प्रार्थना सभा हो। ऐसे खामोश जैसे लाशें कतार बांधे खड़ी हों। और फिर सारी लाशें बोल पड़ी। एक संवेद स्वर में सारे लड़के इस तरह चिल्लाए कि एक ही गूंज उत्पन्न हो, और इस शोर की गूंज से ऐसी आवाज निकली कि एक बारगी हॉस्टल की नींव तक हिल गई। असगर अली का वार्डन हाउस हॉस्टल के साथ ही लगा हुआ था। असगर अली पर काबिज नैना ने जब यह गूंज सुनी तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। वह कंधे पर असंतुलित हुई। असगर अली भी शोर से बेचैन हो उठे। बौखलाहट में उनके चेहरे पर विचित्र भंगमाएं बनी। कंधे पर पड़ी नैना कसमसाई, मगर शोर की आवृत्ति इतनी गुंजायमान थी कि अब उसके लिए असहनीय हो गई। थोड़ी ही देर में असगर अली झटका खाते हुए जमीन पर गिर पड़े, और जब उन्हें हवास आया तो वह समझ भी नहीं पाए कि वह जमीन पर लेटे धूल क्यों चाट रहे थे। उनके सिर में यह भयंकर पीड़ा कैसी है? उन्हें लगा कि संभवतः यह पीड़ा लड़कों के शोर के कारण हो। उन्हें यह भी ख्याल आया कि उनके रहते लड़के शोर कैसे मचा सकते हैं। वह कमरे से बाहर निकले और छत की जानिब देखा। लड़के एक स्वर में अब भी चिल्ला ही रहे थे, मगर नीचे से आती असगर अली की टॉर्च की रोशनी को देखकर चुप हो गए। अगली कड़क आवाज असगर अली की ही आई। क्या हुआ? आप लोग यह हमजादों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? यह मादर-ए-इल्म है, इसका भी ख्याल नहीं आप लोगों को? अब तक जनाना हरकतें करते
असगर अली को अचानक मर्दाना होते देख लड़के सहम गए। उन्होंने सोचा कि मारे गुस्से के असगर अली भी होस्टलर हो गए हैं और गालियां दे रहे हैं। बहरहाल उन्हें इस बात का सुकून था कि असगर अली ठीक हो गए हैं, उनका काम पूरा हो गया था। लड़के अपने अपने कमरों में आकर सो गए, लेकिन असली काम अब ही शुरू होने को था। सबसे बुरा डर होता है उस अदेखे का डर जो दिखता तो नहीं है पर महसूस होता हो, माहौल जिसके होने का एहसास कराता हो। ऐसा कुछ गैरमामूली एहसास जो रीढ़ की हड्डियों तक में झुरझुरी पैदा कर दे। सबसे बुरा डर होता है उस अदेखे का डर जो महसूस हो रहा हो। रुद्र ने अचानक ऐसा ही कुछ महसूस किया। AMF मीटर का अलार्म अचानक ही चीखने लगा। रुद्र ने घबराहट में अपने कंपास की ओर देखा। कंपास की सुइयां भी बेतरतीब घूम रही थीं। चेहरे पर भय लिए हुए रुद्र ने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने भी पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ रुद्र को देखा। माहौल में अजीब सी ठंडक खिंचाई थी। इसका मतलब था कि नैना आ चुकी है और अपनी जगह तलाश रही है, मगर उस जगह अब मोहिनी और उसके ज्ञान का कब्जा है। रुद्र ने देखा कि मोहिनी की आंखें बंद हो चुकी हैं और उसका बुदबुदाना शुरू हो चुका है। रुद्र समझ गया कि वह मंत्रोच्चार की स्थिति है। रुद्र ने यह देखा कि चौमुखी दीप की लपटें बिना हवा के भी बेतरह कांप रही है, और रुद्र ने यह भी देखा कि ठीक उस जगह जहां नैना कटी थी एक छोटा सा हवा का बवंडर सा उठ रहा था। मगर रुद्र यह सब देखकर उतना नहीं डरा जितना एक आवाज ने उसे दहला दिया। ट्रेन की सीटी की आवाज। तो क्या ट्रेन आ रही है? तो क्या सिद्धार्थ और चेतन ट्रेन को? हाँ, ट्रेन आ रही थी। हुआ यह था कि सिद्धार्थ ने पटरियों की दुरुस्तगी का जितना वक्त सोचा था उससे काफी कम वक्त में वह ठीक कर दी गई। व्यवस्था बहाल हो गई और सिग्नल हरी कर दी गई। सिद्धार्थ और चेतन ने जब इतनी जल्दी बहाली देखी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। चेतन ने फोन पर रुद्र को बताना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके दो कारण थे। पहला यह कि सिद्धार्थ जानता था कि उस जगह पर ऐसे वक्त में मोबाइल की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और दूसरा कारण यह कि वह अब भी कुछ सोच रहा था और सोचने के क्रम में ही उसने नज़र इधर उधर दौड़ानी शुरू कर दी। उसने झाड़ियों से ही ट्रैक के आगे की ओर देखना शुरू किया। उसने देखा कि आने वाली मालगाड़ी गुजरते वक्त एक परित्यक्त और पुराने रेलवे के जर्जर पुल के नीचे से होकर गुजरेगी। उसका चेहरा कुछ सोचकर चमक उठा और उसकी आंखें तेजी से कुछ ढूंढने लगी। किस्मत शायद आज उसके साथ थी। उसने फौरन ही केले की लंबी पत्तियां देखी जो संभवतः सब्जी या फल वाले लोकल ट्रेन से नीचे फेंके गए होंगे। उसने चेतन को इशारा किया और दोनों वह हाथ से निकलकर चुपचाप आगे को आ गए। चलते चलते ही सिद्धार्थ ने 3-4 बड़ी बड़ी केले की पत्तियां बटोरी और चल दिए। चेतन उसे हतप्रभ ऐसा करते देखता रहा। उसने 2-1 दफा पूछने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसे इशारे से चुप करा दिया। पुल जर्जर था, मगर उसकी पुरानी सीढ़ियों से होकर उस पर चढ़ा जा सकता था। फिर भी सिद्धार्थ को शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सीढ़ी या फिर पुल ही 2 आदमियों का बोझ ना उठा पाए। इसलिए उसने चेतन को नीचे ही छोड़ा और खुद केले की पत्तियां लेकर पुल पर चढ़ गया। अब ट्रेन के आने की इंतजारी थी, और इंतजारी थी एक आखिरी कोशिश की। ट्रेन ने सीटी दी और बस यही एक पल था जब मोहिनी का ध्यान भंग हुआ, और ध्यान भंग होते ही उसने वो नज़ारा देखा जिससे उसका जिस्म सिहर उठा। उसने देखा कि आग्नेय नेत्रों से उसे घूरती हुई नैना चारों पैरों से चलती हुई उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। रुद्र कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने बस अचानक ही चौमुखी दीप के दूर छिटक जाने की आवाज़ सुनी। उसे लगा जैसे किसी ने हाथ से मारकर दीपक को दूर फेंक दिया है, मगर उसका ध्यान अब मोहिनी और दीपक की तरफ था भी नहीं। उसने देखा कि ट्रेन की पीली रोशनी की चमक आने लगी है, और उसी पीली रोशनी की चमक में उसने देखा कि वह किसी पुल जैसी आकृति के नीचे से आने को है। वही पुल जिस पर सिद्धार्थ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन पुल के पास पहुंची, सिद्धार्थ ने केले के पत्ते दोनों हाथों में क्षैतिज लिए
और उसे नीचे बिजली के समानांतर तारों के ऊपर डाल दिया। पहला पत्ता नीचे गिर गया। सिद्धार्थ को खींच हुई, मगर उसके पास अब खींचने का भी समय नहीं था। उसने जल्द दूसरा पत्ता उठाया और उसे फिर ठीक उसी तरह तारों पर गिरा दिया। अब की दफा पत्ता समानांतर तारों पर अटक गया और उसके साथ ही बिजली गुल हो गई। सर्किट में व्यवधान पड़ा और ट्रेन जहां खड़ी थी वहीं खड़ी हो गई। ट्रेन खड़ी हो गई, मगर वक्त भागता रहा। नैना मोहिनी के गर्दन पर अपना कसाव बढ़ाती रही। रुई के खिलौनों के हाथों की तरह मोहिनी के हाथ बेजान से झूलने लगे थे। ऐसा लगा कि मोहिनी अब किसी भी वक्त जमीन पर बेजान सी गिर पड़ेगी कि ठीक उसी वक्त वह पल गुजर गया जिस पल नैना की जान गई थी। ट्रेन आज नहीं गुजरी। मोहिनी ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर अचानक ही उसके हाथ का जोर कम हुआ और उसके हाथ मोहिनी की गर्दन पर से हट गए। एक वैसे ही हौलनाक चीख की आवाज आई और मोहिनी ने किसी हवा को अपने कानों के पास से गुजरकर अनंत में खो जाते हुए महसूस किया। नैना जा चुकी थी। मोहिनी निढाल सी गिर चुकी थी। वह बेजान थी, मगर बेहोश नहीं, भोर होने को थी। दिया बुझ गया था। थोड़ी ही देर में मोहिनी हिम्मत करके उठ बैठी, लंबी सांस ली, बिखरे बालों को पीछे की ओर बांधा और डरे हुए रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए अपने पांव के बांध खोल दिए। चेतन और सिद्धार्थ जब तक वहां पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। मोहिनी और रुद्र उसी पेड़ के नीचे बैठे चेतन और सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों के आते ही मोहिनी ने एक दिलकश मुस्कान बिखेरी। सिद्धार्थ दौड़कर उसके गले लग गया। सुबह की लालिमा बिखर गई थी। भारी वाहनों की चिल्लपों कानों तक पहुंचने लगी थी। सिद्धार्थ और मोहिनी उंगलियों में उंगलियां फंसाए पक्की सड़क पर आ गए थे और अगर दोस्त उन्हें याद न दिलाते तो उनका इरादा यूं पैदल ही चलते जाने का था। दीन दुनिया से महरूम, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। वो फिर आएगी 3 महीने बाद। लाइब्रेरी में मोहिनी को पढ़ता छोड़ सिद्धार्थ बाहर निकल आया। एक बात मगर उसे पिछले 3 महीने से खाए जा रही थी। एक ऐसी बात जो उसने मोहिनी से भी छुपाई थी, वह यह कि वह बंसी उसे भी दिखती थी। उसे लगा था कि पहले ही वह मोहिनी को ही भूत समझकर उसके आगे बेवकूफ बन चुका है। अब अगर वह यह बात भी बता देगा कि उसे भी बंसी दिखती थी तो मोहिनी उसे पक्का पागल ही समझेगी। इसलिए उसने यह बात मोहिनी को नहीं बताई थी। और अब क्योंकि मामला सुलझ गया था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी मोहिनी से इसका जिक्र करने से मना कर दिया था। आज जब लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मोहिनी ने अपनी थीसिस के विषय में बंसी का फिर जिक्र किया तो सिद्धार्थ को फिर एक नामालूम सा डर घिर गया। यही कारण था कि वह मोहिनी को लाइब्रेरी में पढ़ता छोड़कर निकल आया था, लेकिन वह सवाल उसके जहन में अटक सा गया था। इसी उधेड़बुन में वह लाइब्रेरी की लिफ्ट में आ गया था। लाइब्रेरी की पुरानी लिफ्ट के लोहे वाले गेट को खोलने के क्रम में उसने महसूस किया लिफ्ट के सीकचों को काले रंग से आजकल में ही पेंट किया गया है। उसे पेंट की गंध से एलर्जी थी, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली। लिफ्ट बंद कर लेने के बाद उसने एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि लिफ्ट के सीकचों में काले बालों का एक गुच्छा चिपका हुआ है, उंगलियों में लपेटकर फेंक दिया हुआ लंबे बालों का गुच्छा। उसे यह बात हैरत अंगेज नहीं लगी। उसे लगा कि यह कहीं से उड़ता हुआ आकर गीली पेंट से चिपक गया होगा। उसने बालों का गुच्छा नोचकर जमीन पर फेंक दिया और लिफ्ट के नीचे जाने का इंतजार करने लगा। बालों के गुच्छे के जमीन पर गिरते ही एक अजीब बात फिर हुई। बंद लिफ्ट जो अब तक पेंट की दुर्गंध से भरी हुई थी, अचानक ही ब्लैक ऑर्किड की मादक खुशबू से सराबोर हो गई। ब्लैक ऑर्किड उसे थोड़ा अजीब लगा। वह आगे सोच ही पाता कि उसका फोन घनघना उठा। उसने देखा कि फोन मोहिनी का ही था। उसने फोन उठा लिया। अगली आवाज मोहिनी की ही आई। अच्छा देखो, आज तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। बंसियों के बारे में और पढ़ते हुए मालूम हुआ कि वह उन्हें ही दिखती हैं जिन पर उन्हें आना होता है और उन्हें खुदा जाने की शक्ति नहीं होती। इसलिए वह अपनी छुई हुई कोई चीज़ आसपास छोड़ जाती हैं। जैसा तुमने बताया था, यश रंजन को सिंदूर, रवि को कागज़, राजीव को बिछिया और इसी तरह असगर अली के लिए भी कुछ छोड़ गई होगी। बंसियों की सीरत बाकी रूहों से
मोहिनी अभी कुछ कह ही रही थी कि लिफ्ट में कनेक्टिविटी चली गई। सिद्धार्थ को अचानक ही नीचे उतरती लिफ्ट में सिहरन सी महसूस हुई। उसे लगा कि उसके ठीक पीछे कोई है। उसे यह भी लगा कि किसी की सांसों की सर्द हवा उसकी गर्दन पर फैल रही है। पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह नीचे गिरे बालों के गुच्छे को ही देखता रहा। लिफ्ट नीचे आती रही। सिद्धार्थ जब लिफ्ट से निकला तो अकेला नहीं था। और इसी के साथ हमारा यह उपन्यास समाप्त होता है। एक और रहस्य के साथ यह उपन्यास अंत होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसा लगा और क्या हमें आपके लिए इसी प्रकार के उपन्यास और भी लाने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।